सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना के साथ डेंगू के भी लाहौर पर वार जारी हैं। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर शहर के 1299 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना के साथ महकमा सेहत के लिए जो डेंगू है वो भी अब दर्द सर बन चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से जो सुबह पंजाब के भर से डेंगू के 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर लाहौर से ही जो 7 मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और गुज़िश्ता रोज डेंगू का जो एक कंफर्म मरीज है वो शेखुपुरा से, जबकि एक मरीज जो है सरगोदा से रिपोर्ट हुआ है। और रवां साल पंजाब भर से अब तक जो डेंगू के 588 कंफर्म केसेस सामने आए हैं और इसी तरह रवां साल अब तक लाहौर से डेंगू के 488 कंफर्म जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। और सुबह भर के अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज दाखिल हैं। अगर डिटेल में बात की जाए तो लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 22 मरीज दाखिल हैं, जिनमें लाहौर के मिनो अस्पताल में 7, गंगाराम अस्पताल में 4, सरीज अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज दाखिल हैं और लाहौर के मसूद अस्पताल और डॉक्टर अस्पताल में 2, जबकि शालीमार, इत्तेफाक अस्पताल और हमीद लतीफ अस्पताल में 1 मरीज जेर इलाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डेंगू का मर्ज फैलता कैसे है और इससे हिफाजत कैसे मुमकिन है, ये जानते हैं हसन खालिद से, जो कि डेंगू के फोकस पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर के साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। लाहौर में इस वक्त डेंगू जो है वो शदीद परवान चल रहा है और डेंगू का मर्ज़ इस वक्त लाहौर शहर को अपनी लपेट में लिए रखा है। और यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद इस मर्ज़ से मुंसलिक होकर हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर, जो कि फोकल पर्सन हैं डेंगू के, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ये एक RNA वायरस है जो कि मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसमिट होता है एक शख्स से दूसरे शख्स में। पिछले दिनों खासी ज़्यादा बारिशें हुई हैं लाहौर शहर में और पूरे पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं। तो ये जो मॉस्किटो, ये फ्रेश वाटर का मॉस्किटो है और फ्रेश वाटर में जो ये है, इनके अंडों की हैचिंग हो जाती है और जो नए मॉस्किटो बनते हैं। इसका जो सीज़न है वो यूजुअली सितंबर से शुरू होता है, जब बारिशों का सीज़न होता है, और ये चलता है जाके नवंबर के एंड तक, जब तक शदीद बारिश नहीं होती। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, उन्होंने अपने डिफरेंट सर्कुलर इशूज़ किए हैं कि लोकल लेवल पे सर्विलेंस की जाए और मॉस्किटो को एरेडिकेट किया जाए। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें डिफरेंट बेड्स एलोकेट किए गए हैं डेंगू मरीज़ों के लिए। जो कोरोना का पेशेंट होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मसल्स में और बोन्स में दर्द होता है और जिसके ऊपर रैश बन जाते हैं डिफरेंट जगहों पे। जबकि जो कोरोना का मरीज़ है, कोरोना के मरीज़ में हाई ग्रेड फीवर होता है, फ्लू के साथ होता है, कई दफ़ा फ्लू नहीं होता, सिर्फ नेजल स्टूफीनेस होती है, नाक बंद होता है, गले में खराश का एहसास होता है और ड्राई कफ होती है। तो जो अलामतें हैं कोरोना के मरीज़ की और डेंगू के मरीज़ की, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर एक्चुअली इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई भी डेफिनेटिव एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। पैरासीटामोल, रिहाइड्रेशन, बेड रेस्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो कि डेंगू के मरीज़ को ठीक कर दें। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर, जो कि फोकल पर्सन थे डेंगू के, वो हमारे साथ मौजूद थे और डेंगू की अलामात, इसकी एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। और मुख्तसर इनका यही कहना था कि डेंगू बुखार में मुब्तला जो शख्स हैं वो कोशिश करें कि फुल स्लीव्स शर्ट्स पहने, और अगर कोई शख्स जो है वो डेंगू में मुब्तला हो जाता है तो वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करे, अपने घर के अंदर मौजूद रहे और इसके साथ साथ पैनाडोल या पैरासीटामोल की मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल करे, और ताकि इस मर्ज़ को जो है वो फैलने से रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2167 नए केसेस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 4.22% रही। कोरोना वायरस के वार लगातार। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद मौत का शिकार। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस की 51,348 टेस्ट किए गए। 2167 मस्बत केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 4.22% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 63,724, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 12,26,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वायरस को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 11,35,038 है।
मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 27,246 तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर में अब तक मजमूई तौर पर 729, बलूचिस्तान में 344, गिलगित बल्तिस्तान में 182, इस्लामाबाद में 902, खैबर पख्तूनख्वा में 5,412, पंजाब में 12,407 और सिंध में 7,270 कोरोना वायरस के बायस लुक़मा अजल बन गए। मुल्क में अब तक 2,43,37,310 अफराद को कोरोना वायरस की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि वायरस से बचने के लिए शहरी मास्क पहनें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। और अब सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने तकनीकी गलती की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद का नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया है। उधर अपोजिशन अराकीन ने असम्बली की नाराज हुकूमती अराकीन से तवील मुलाकातें हुई हैं। रिजवान सईद से मजीद जानते हैं। रिजवान, बताइएगा नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी है अब तक? देखिए जी, अगर नाराज अरकान की बात की जाए तो अगर वो अपोजिशन के साथ मिलते हैं तो इस वक्त तो अपोजिशन का पलड़ा बिल्कुल भारी है। मगर गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट जब यहाँ पर मसालती कमेटी के साथ मौजूद थे तो 15 दिन का सीज फायर कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो हुकूमती अरकान और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान कर दिया गया है। इस 15 दिन के सीज फायर के बाद दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक हुकूमती अरकान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस सीज फायर के बाद वज़ीर आला के जाने के हवाले से जो मामला थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ताहम अपोजिशन अरकान इस वक्त भी वज़ीर आला को घर भेजने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका यही कहना है कि ये मुआहदा इसी नौयत का हुआ है कि 15 दिन बाद आज खुद वज़ीर आला जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी पेशरफ जो हमने देखी, एक बड़ी तब्दीली जो सामने आई, वो गवर्नर हाउस की जानिब से जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर एक जो है तकनीकी खराबी का नुक्ता लेकर ये अदम एतमाद की तहरीक वापस असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दी गई है। तमाम अपोजिशन अरकान का कहना है कि तकनीकी गलती को दुरुस्त करके दोबारा भी जमा करवाया जा सकता है। इस हवाले से कानूनी राय जो है अपोजिशन रहनुमाओं ने ले ली है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नाराज अरकान और अपोजिशन अरकान आज एक बार फिर जो है उन्होंने मिलने का एक अदिया दिया है और आज वो फिर सरचो जोड़ कर बैठेंगे, जिसमें ये 15 रोज़ा जो मोहलत दी गई है वज़ीर आला बलूचिस्तान को, उसके हवाले से तमाम अमूर का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन अब भी ये दावा कर रही है कि 15 रोज बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया रिजवान सईद आपका। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की सरबराही में जारी है। जायजा इजलास के बाद आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी, आज अहम दिन है। कारोबारी तबका हो, सरमायाकार हो, उनके लिए अहम दिन चल रहा है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी जो है का इजलास जो है गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की सरबराही में हो रहा है। कमेटी माशी अदद शुमार का जायजा लेगी, जो बढ़ता करंट अकाउंट खसारा है, साथ में महंगाई की रफ्तार जो बढ़ रही है उसका जायजा लेगी। उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि अगले 2 माह के लिए शरह सूद क्या होगा। शरह सूद अभी 7% पर बरकरार है, लेकिन माहिरीन जो सर्वे किया है उससे पता चला कि 50% का ये कहना है कि शरह सूद मौजूदा सतह पे बरकरार रहेगी। लेकिन बेशतर जो माशी तजियाकार है उनका कहना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है माशी, उसको देखते हुए 25 से 75 बेसिस पॉइंट तक शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। और यहाँ पे इसकी वजूहत ये है कि आगे चल के महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ सकती है और करंट अकाउंट खसारा जो दरामदाद बढ़ रहा है उससे मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफबीआर ने कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। एलामिये के मुताबिक कारोबारी बरादरी को 2.5 लाख रुपए के अखराजात डिजिटल तरीके से अदा करने में 40 रोज़ की मोहलत देने पर गौर शुरू कर दिया। कारोबारी बरादरी चेक, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या बैंकिंग तरीके से अखराजात अदा कर सकेगी। वकास अजीम से तफसीला जानेंगे। वकास, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सदारती आर्डिनेंस के लिए कारोबारी बिरादरी के लिए ये लाजमी करार दिया था कि वो अपने 2.5 लाख रुपए तक के अखराजात को डिजिटल तरीके यानी कि क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए उनको जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अब एफबीआर का ये कहना है कि चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका तरीकाकार अभी तय किया जा रहा है, इसलिए कारोबारी बिरादरी को 40 रोज के लिए इसका रिलीफ दिया जा रहा है और कारोबारी बिरादरी 1 नवंबर तक अपने जो अखराजात हैं 2.5 लाख रुपए तक के
अखराजात वो क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर पे आर्डर और मनी बैंक ड्राफ्ट के जरिए अदा कर सकते हैं। ताहम 1 नवंबर के बाद उनको क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने 2.5 लाख रुपए के अखराजात को जाहिर करना लाजमी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान के करीब 2 नहरों में शिगाफ पड़ गए। नहरों में शिगाफ पड़ने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। रुकनपुर और रुकन डस्ती के इलाकों में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं, रहीम यार खान के करीब 2 नहरों में शिगाफ पड़ गए। नहरों में शिगाफ पड़ने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में सुबह सवेरे नवाही इलाके रुकनपुर से गुजरने वाली 2 नहरों में शिगाफ पड़ा है। सबसे पहले बड़ी ये नहर है जिसमें आप देख सकते हैं, इसको डालस ब्रांच भी कहा जाता है। इसमें कई फुट चौड़ा जो है शिगाफ पड़ा है और उसके शिगाफ पड़ने से करीब एक छोटी नहर है जिसको डस्टी रुकन भी कहा जाता है। इसमें सुबह एक शिगाफ था, अब पानी की रफ्तार मजीद बढ़ने से 2 बड़े शिगाफ पड़ गए और उसकी वजह से यहाँ पर जो है 7 से ज़ायद बस्तियाँ और उनमें जो है घरों की तादाद है वो 600 से ज़ायद घर हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं। फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। जो मकामी सरकारी दफातर थे, इसके साथ साथ थाने तक भी जो है इस वक्त पानी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यूअर्स की टीमें आप देख सकते हैं कि जो इलाका मकीन है उनको रेस्क्यूअर्स करने के हवाले से, बाहिफाजत बाहर निकलने के हवाले से जो है इस वक्त जो है सरगर्म दिखाई दे रही हैं। 24 न्यूज़ की खबर पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने नोटिस लिया है, जिस पर जो है डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हैं। मुतल्लिका महकमों की टीमें भी जो है उन्होंने भी इलाका मकीनों के साथ जो है इस शिगाफ को पुर करने के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इस बड़ी नहर का जो किनारे हैं उनके जो पुश्ते थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इस हवाले से जो मुतल्लिका महकमा नहर थे उन्हें 12 मरतबा आगाह किया, लेकिन उनकी जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। पानी की बुलंदी में इजाफा होने की वजह से जो है ये शिगाफ पड़ा है और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी का ये कहना है कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि इस हवाले से इंक्वायरी करेगी कि इसमें जो मुलव्विस मुलाजमीन है, जो अफसरान है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जिन लोगों के घर मुतासर हुए हैं उनको जी जो है ज़िला इंतज़ामिया के महकमा रेवेन्यू की तरफ से जो है ताउन भी फराहम किया जाएगा। अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो मुतल्लिका टीम है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जो है 7 घंटे मज़ीद दरकार है इस बड़ी नहर के शिगाफ को पुर करने में और इस शिगाफ को पुर करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि इलाके में कितना नुकसान हो। कोशिश ये की जा रही है कि शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि जुमेरात की शाम से शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं बारिश का सिलसिला वक्फे से 2-3 रोज़ तक जारी रहेगा। हमारी नुमाइंदा रबिया खान जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। रबिया, बताइएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची वालों को ये खुशखबरी दी गई है कि 23 तारीख से जो है वो 23 सितंबर से एक बार फिर बारिशों का आगाज़ होगा। नए स्पेल का आगाज़ बताया जा रहा है कि 23 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा। किस शिद्दत की बारिशें होंगी जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तूफ़ानी बारिश का तो हमने जिक्र नहीं किया, हमने नहीं कहा तूफ़ानी बारिश होगी, लेकिन मॉडरेट टाइप है। स्पेल कोई इतना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जैसे पिछला एक अगर हम आपको याद हो तो डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन अगर मूव करता तो उससे उसके नतीजे में बड़ी तेज़ बारिश मुतवक्के थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल इंडिया से आगे ही नहीं बढ़ा, वहीं पे स्टैगनेंट हो गया। और इस स्पेल के नतीजे में जनरली तो मॉडरेट बारिश है, लेकिन किसी किसी जगह में आपको पता है मानसून की बारिश की एक फ़ीचर होती है कि किसी जगह में तेज़ स्पेल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे पिछले स्पेल्स में भी हमने देखा कि गुलशन हदीद में अगर 80 मिलीमीटर पड़ गई तो कहीं पे 10, कहीं पे 5, कहीं पे 15, तो इस तरह से ही है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होती नहीं ये, लेकिन किसी किसी जगह पे ख़ास कर वही कराची के मशरक़ी हिस्सों, जनूब मशरक़ी हिस्सों और फिर शुमाल मशरक़ी हिस्सों, गडाब वगैरह की तरफ, उस तरफ कहीं कहीं तेज़ स्पेल हो सकता है, लेकिन जनरली मॉडरेट ही है। और 23 की आफ्टरनून से तवक्को है और 25 तक चलेगा सिलसिला। तो 35-36 टेम्परेचर चल रहा है, तो आज भी इसी रेंज में रहेगा और अगले 2 दिन भी ऐसा ही इम्कान है। और एक दिन हो सकता है कि चूँकि जब बारिश बिल्कुल अप्रोच कर रही होती है, यानी 23 को अप्रोच करेगी, तो मे बी कि 23 को टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो
اور 23 یا پھر 24 کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا کیونکہ وہ جو پچھلی ہیٹ ویو لائک کنڈیشن تھی نا، اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک طرح سے وہ ہے خدشہ ہے کہ زیادہ گرمی نہ پڑ جائے، تو وہ اصل میں سرکولیشن زیادہ نمایاں تھی اور زیادہ بڑے ایریا پہ تھی سرکولیشن، اور اس نے بہت دیر تک سی بریز کو بلاک کر کے رکھا، تو اس وجہ سے زیادہ گرمی پڑی تھی۔ جی بالکل، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا یہی کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے 2 روز شدید گرمی تو نہیں، لیکن البتہ تھوڑی بہت گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ربیہ آپ کا۔ اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، نیوزی لینڈ نے پاکستان سے نیوٹرل وینیو پر سیریز کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ کیوی کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کو خط میں سیریز کھیلنے کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ شہباز، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے خط میں؟ ہاں جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جمعے کے روز جب کرکٹ نیوزی لینڈ نے پاکستان سے سیریز کھیلنے سے انکار کیا تھا اپنی حکومت کی ہدایت کے بعد، اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا سخت لیٹر لکھا تھا کرکٹ نیوزی لینڈ کو کہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے کہ یہ کیوں کیا گیا، اس حوالے سے وضاحت دی جائے۔ جس کے بعد آج ہمارے ذائقے کے مطابق کرکٹ نیوزی لینڈ کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو لکھا گیا، اور اس سلسلے میں اس سے پہلے گزشتہ روز جو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے وہاں پہ کرائسس میں پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے اس بات کا اعلانیہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس معاملے میں مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا یہ بڑا واضح کہنا تھا کہ یہ سیریز اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ وہ جو ہے نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا کلیئر اسٹینس ہے کہ پاکستان میں حالات کیونکہ سازگار ہیں، یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹیمیں یہاں سے کھیل رہی ہیں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اپنی تمام تر سیریزیں قومی ٹیم کی اپنے ہی ملک میں کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دونوں ٹیموں کا شیڈول دیکھا جائے تو اگلے سال ستمبر تک یہ کوئی بھی ونڈو دکھائی نہیں دے رہی جہاں پہ یہ سیریز ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے اب کرکٹ بورڈ ظاہر جو کیوی کرکٹ بورڈ ہے اس نے اس بات کے اوپر رضامندی ضرور ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا واضح اسٹینس ہے اور وہ اسٹینس یہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ، یہ بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے بھی دورہ پاکستان منسوخ کرنے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ اب نیوزی لینڈ کے کپتان ہی اپنے بورڈ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، کین ولیمسن نے کوئی انٹرویو دیا ہے کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم یہاں کھیلنا چاہتی تھی، اور یہ صرف کین ولیمسن کا موقف نہیں ہے، سابق کیوی کرکٹر سائمن ڈول بھی ایسی ہی باتیں کر چکے ہیں، اور ان کا تمام جو کرکٹ فٹرنیٹی ہے اس کی جانب سے اسی قسم کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا ہے کہ سیریز کو جو ہے ملتوی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ نیوزی لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا اور ان کا یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیا کہ کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے بھی یہاں پہ جو پریس کانفرنس کی ہے، ویڈیو لنک کانفرنس، اس میں بھی انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس چیز کو روکا جائے، لیکن ایک طرفہ طور پہ فیصلہ کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ ہاں، رات 1:30 بجے جمعے کی رات وسیم خان صاحب کو ضرور آگاہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو کوششیں کی گئی، وزیر اعظم پاکستان نے بھی رابطہ کیا کیوی وزیر اعظم سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی تمام طرح کوششیں کی، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا مشکل صورتحال تھی جب پاکستان ٹیم کو وہاں بھیجا، جب کرائسٹ میں مسجد میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر جہاں پہ شدید ترین صورتحال تھی کووڈ کی، اور جس طریقے سے پاکستان ٹیم کو وہاں ٹریٹ کیا گیا، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بجائے ٹور ختم کرنے کے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا۔ تو اب حیران کن طور پہ جو کیوی کرکٹ بورڈ ہے اس نے اپنی حکومت کی ہدایات پہ فوری طور پہ بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیے، بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ سے کنسرن کیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ شہباز آپ کا۔ حکومت نے وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ شہری کو تفصیلات فراہم کرنے کا انفارمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، حکومت کا وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات دینے سے انکار سامنے آیا ہے۔ شہری کو تفصیلات فراہم کرنے کا انفارمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ احتشام کیانی سے مزید جانتے ہیں۔ احتشام، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم کو جو ریاستی سطح پر تحائف ملتے ہیں اس کی تفصیلات چاہی تھی ایک شہری نے، جس پر کابینہ ڈویژن کی جانب سے انکار کیا گیا۔ اس کے بعد انفارمیشن کمیشن آف پاکستان میں یہ چیلنج کیا گیا، تو انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے شہری کو معلومات دینے کا حکم دیا، جس پر کابینہ ڈویژن نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی، اور عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔
काबीना डिवीजन का ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए तोहफ़े जो हैं उसकी तफसीलात नहीं दे सकते, वो तफसीलात जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, क्लासिफाइड हैं। इसलिए उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर वो मालूमात मीडिया पर चलती हैं और मीडिया हाइप क्रिएट होती है तो उससे जो रियासती ताल्लुकात हैं वो ख़राब होने का खदशा है, इसलिए वो मालूमात नहीं दे सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी आपका। लाहौर से खबर है, लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की गई, शादी की तकरीब में डांस के लिए बुलाया, मुल्जिमान होटल में ज्यादती करते रहे और 6 लाख रुपए भी छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। आबिद चौधरी से तफसीलात जान लेते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा। बिल्कुल, वाकया जो है मिल्ला पार्क के इलाके में पेश है, जहाँ पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि नतीशा नामी खातून है जो कि डांस के लिए इसको हायर किया गया था, लेकिन मुल्ज़मान जो है लड़की को होटल में ले गए और 3 रोज तक इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। खातून की इत्तला पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। एक मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के इस वाले से कहना है कि दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। CCP लाहौर है जिनका कहना है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है उससे तफ्तीश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कराची में ट्रक डंपर एसोसिएशन की हड़ताल और एहतजाज जारी है। सोहराब गोट सुपर हाईवे पर एहतजाजी कैंप 11वें रोज़ भी कायम है। बसीम इफ्तिखार से तफसीलात जानते हैं। बसीम इफ्तिखार, बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे पे कायम ट्रक डंपर एसोसिएशन के एहतजाजी कैंप में और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रक डंपर एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं, अहदेदार हैं, वो ड्राइवर, क्लीनर्स और रहनुमाओं का जो है वो जोश व खरोश जो है उसको बढ़ा रहे हैं और उनके जो है उनको लहू को गरमा रहे हैं, क्योंकि एहतजाज का ये 11वां रोज़ है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इस एहतजाजी कैंप के इतराफ़ जो हैं वो बड़े पैमाने पर ट्रक डंपर जो कि पूरे कराची में रेती, बजरी, सीमेंट और दीगर जो तामीराती मटीरियल और दीगर मटेरियल की सप्लाई करते हैं वो यहाँ पर एहतजाजन और हड़ताल के बाद खड़े हुए हैं, जबकि ट्रक ड्राइवरों और जो क्लीनर्स हैं उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया है। बुनियादी वजह यह है कि जो ट्रक डंपर एसोसिएशन के जो बुनियादी कंसर्न वो ये है कि जो माइंस एंड मिनरल्स के जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो है वो रॉयल्टी टैक्स उसमें इजाफा किया है। तकरीबन पहले ये रॉयल्टी टैक्स फ़ी डंपर 700 रुपये होता था, लेकिन अब अचानक से इसमें तकरीबन 2000 रुपये तक का इजाफा किया गया है और फ़ी डंपर जो है रॉयल्टी टैक्स तकरीबन 2700 रुपये जो है वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो ट्रक डंपर जो के मालकान हैं और जो ड्राइवर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इनका कहना है कि जो मुताल्लिका महकमा यानी कि माइंस एंड मिनरल्स उनके हुकाम जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर नोटिस लें और उनका मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर इस टैक्स को ख़त्म किया जाए और ये टैक्स जो है वो ट्रक डंपर के जो ड्राइवर हैं या फिर मालकान हैं उनके ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि ये टैक्स जो है वो आयद होने चाहिए जो ठेकेदार हैं उन पर। ताम का कहना है कि अगर शुक्रिया बसीम इफ्तिखार आपका। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत नासाज है और आगा खान अस्पताल कराची में जेरे इलाज हैं। उमर शरीफ को इलाज के लिए कल अमेरिका मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़ीशान, उमर शरीफ की रवानगी में क्या कोई मजीद रुकावट है? जी देखिए, उमर शरीफ को कल रात को अमेरिका मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि इनकी सफरी दस्तावेजात जो हैं वो अरसाल की गई थी जुमे की रात को। तो हफ्ता और इतवार जो है वो तातील के बायस जो है वो आज दस्तावेजात जो है वो अमेरिका में जो एयर एम्बुलेंस कंपनी है वहाँ पर रिसीव हो जाएंगी, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस कंपनी की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और टेक ऑफ की परमिशन जो है वो आज शाम तक ले ली जाएगी, जिसके बाद मुतवक्का है कि कल दोपहर को एयर एम्बुलेंस जो है वो अमेरिका से 16 घंटे के सफर के बाद कराची पहुंच जाएगी और रात में उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। उनका बेटा और उनकी अहलिया जो हैं वो भी उनके साथ एयर एम्बुलेंस में अमेरिका जाएंगे। ये भी बताया गया है कि उनका इलाज जो है वो वहाँ पर डॉक्टर तारिक शहाब की ज़ेरे निगरानी होगा, जो तमाम इलाज के मुताल्लिक़ मामला जो हैं वो वहाँ पर डील करेंगे। उनके बेटे का यही कहना है कि मुसलसल वो तारिक शहाब से राब्ते में हैं और कल पहुंचने के बाद जो है वो तमाम मामला जो है वो तारिक शहाब जो है वो अमेरिका में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ीशान आपका। अब आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में 54 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 168.19 से बढ़कर 168.73 रुपए का हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, आगाह कीजिएगा।
یہ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز ایک بار پھر ڈالر کی طلب دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے خریداری پر کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 54 پیسے مہنگا ہو گیا اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 168 روپے 19 پیسے سے بڑھ کر 168 روپے 73 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے کہ مئی سے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا بڑھ رہا ہے، ساتھ میں پاکستان کی درآمدات بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر کی خریداری کا دباؤ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو جو تحائف ملتے ہیں ان پر ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ملکیت مل سکتی ہے۔ شروع سے ہی قانون ہے، لیکن کابینہ ڈویژن کا اس معاملے کو کلاسیفائڈ بنانا حیرت کی بات ہے۔ احتساب عدالت کے باہر ہمارے نمائندے وقاص خان شاہد خاقان عباسی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ احتساب عدالت کے باہر ہم موجود ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان کے خلاف جو ریفرنس کی آج سماعت ہے وہ 28 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ پتہ کر لیں، یہ پیسے نواز شریف صاحب نے دیے تھے، یہ بن گئی ساری، جو اس کے دو حصے تھے، ایک روڈ بنانی تھی، ایک بسیں تھیں۔ بسیں سندھ حکومت کا حصے میں تھیں، ہم نے روڈ کے پیسے بھی دے دیے، روڈ بن بھی گئی، کچھ جگہ سٹے آرڈر وغیرہ تھے وہ نہیں ہوئے تھے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، لیکن پیسے سارے موجود تھے، وہ ہو گیا۔ اب یہ تقریباً 5 سال ہو گئے جو بسیں نہیں آ سکی ہیں۔ اس حکومت میں ٹینڈر کرائے گئے، ایک دفعہ ایوارڈ نہیں ہوا، دوسری دفعہ ایوارڈ نہیں ہوا، پتہ نہیں اب تیسرا ٹینڈر ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن بازار میں خبر یہ ہے کہ 35 کروڑ روپیہ مانگا جا رہا ہے ایوارڈ کے لیے۔ تحائف جو ملتے ہیں وہ جس شخص کو ملتے ہیں اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مروجہ نظام ہے پچھلے 74 سال سے کہ حکومت آپ کو لکھتی ہے کہ یہ تحفہ آپ کو فلانے شخص نے دیا ہے، تحفہ حکومت کے پاس جمع ہو جاتا ہے، یہ تحفہ آپ کو دیا ہے، آپ اس میں اتنے پیسے جمع کرا کر یہ تحفہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ کلاسیفائڈ نہیں رہ سکتا کیونکہ حکومت کے خزانے میں پیسے جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ آج جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہے، اس کا ہر وزیر کرپٹ ہے، پوری کابینہ کرپٹ ہے، تو وہ یہی کام کریں گے باتوں کو چھپانے کے لیے۔ جی بالکل، شاہد خاقان عباسی کی آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ گرین لائن کا پروجیکٹ نواز شریف کی حکومت نے شروع کیا تھا، لیکن اب تک اسے مکمل نہیں کیا جا سکا اور اس میں مزید جو ہے اس کے بجٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاک فضائیہ نے انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ 2021 جیت لی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق گولف چیمپئن شپ پاکستان ایئر فورس اسکائی ویو گولف اینڈ کنٹری کلب لاہور میں منعقد ہوئی۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم تقریب تقسیم انعامات کے مہمان خصوصی تھے۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے جیتنے والوں کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ پاک فضائیہ نے انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ 2021 جیت لی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق گولف چیمپئن شپ پاکستان ایئر فورس اسکائی ویو گولف اینڈ کنٹری کلب لاہور میں منعقد ہوئی۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔